संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित संयुक्त विकास करार के लिए प्रतिफल प्राप्त होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रयोग किए बगैर नई भूमि पूलिंग व्यवस्था द्वारा बसाई जा रही है। मैं 2/6/2014 को, जिस दिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था, भूमि के धारक व्यक्तियों और जिनकी भूमि सरकारी योजना के अंतर्गत राजधानी शहर बसाने के लिए ली जा रही है, उनके लिए पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। विदेशी वाणिज्यिक उधारों अथवा बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी कंपनियों द्वारा उपार्जित ब्याज पर 5% रियायती विदहोल्डिंग दर प्रभावित की जा रही है। यह रियायत 30/6/2017 तक उपलब्ध है। मैं इसे 30/6/2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ रुपया मूल्य वर्गित बांडों को भी दिया जाता है। सरकार ने पिछले साल कुछ शर्तों के साथ स्टार्टअप को आयकर रियायतें भी दी थी। ऐसे स्टार्टअप के संबंध में अगले लाभ से हानिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मताधिकार के 51% की निरंतर शेयरधारिता की शर्त को इस बात के अध्ययन शिथिल किया गया है कि मूल प्रोमोटर्स की शेयरधारिता जारी रहे। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को 5 वर्ष में से 3 वर्ष के लिए उपलब्ध लाभ संबद्ध कटौती रियायत को बदलकर 7 वर्ष में से 3 वर्ष किया जा रहा है। वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक दर यानी मैट अग्रिम कर के रूप में लगाया जाता है। मैट समाप्त करने की पुरजोर मांग है। यद्यपि रियायतें चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना 1/4/2017 से शुरू होगी और चरणबद्ध समाप्ति से राजस्व का पूरा लाभ सरकार को 7 से 10 वर्ष के बाद ही मिलेगा, जब वे सभी जो पहले ही इन रियायतों से लाभ ले रहे हैं अपने लाभ लेने की अवधि पूरी कर लेंगे। इसलिए वर्तमान में मैट समाप्त करना या कम करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि आगामी वर्षों में मैट क्रेडिट का प्रयोग करने के लिए कंपनियों को छूट देने के लिए मैं मैट को वर्तमान में 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक और चलाने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने 2015 में अपने बजट प्रस्तावों में घोषणा की थी कि मैं कॉर्पोरेट आय कर की दर धीरे धीरे बढ़ाकर 25% पर लाऊंगा। 2016 के बजट में मैंने उन कंपनियों जिनका कारोबार 5 करोड़ से कम है के मामले में 1% कटौती की घोषणा की थी। उसी बजट में मैंने यह घोषणा भी की थी कि वे नई विनिर्माण कंपनियां जो किसी छूट का लाभ नहीं लेती हैं, उन पर सिर्फ 25% आयकर प्रभावित किया जाएगा। मध्यम और लघु उद्यम अधिकतर आर्थिक कार्यकलाप करते हैं और लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक हैं। तथापि क्योंकि उन्हें अधिक रियायतें नहीं मिलती हैं, वे बड़ी कंपनियों की तुलना में ज्यादा कर देते रहते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार 1 करोड़ से कम लाभ कमाने वाली 2.85 लाख कंपनियां 30.26 प्रभावी कर दर अदा करती हैं, जबकि 500 करोड़ से अधिक लाभ कमाने वाली 298 कंपनियां 25.90 प्रभावी कर अदा करती हैं। एमएसएमई कंपनियों को और व्यवहार्य बनाने के लिए और फर्मों को भी कंपनियों के बदलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मैं 50 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों का आयकर घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूं। 50 करोड़ तक की टर्नओवर है, उनका 5% टैक्स कम किया जाएगा। एज पर द डेटा ऑफ किया जाएगा। निर्धारण वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार 6.94 लाख कंपनियां विवरणियां दायर कर रही हैं, जिनमें से 6.67 लाख कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं और इसलिए प्रतिशतवार 96% कंपनियां निम्न कराधान का लाभ उठाएंगी। यह हमारे एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी कंपनियों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। इस उपाय से परित्यक्त राजस्व का अनुमान 7,200 करोड़
प्रति वर्ष होने की आशा है। बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों हेतु अनुज्ञेय प्रावधान 7.5% से बढ़ाकर 8.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। यह बैंकों की कर देनदारी कम करेगा। मैं सभी गैर अनुसूचित सहकारी बैंकों के एनपीए खातों के संबंध में प्रोद्भवन आधार की बजाय वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त ब्याज दर अनुसूचित बैंकों के समान ही कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह कर अदा करने चाहे ब्याज आय वसूल न की गई हो का कष्ट समाप्त कर देगा। एलएनजी के ईंधन के साथ साथ पेट्रो रसायन सेक्टर के लिए फीड स्टॉक के प्रयोग की व्यापक श्रृंखला पर विचार करते हुए मैं एलएनजी की बुनियादी सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। घरेलू मूल्य वर्धन प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ मदों जो इस भाषण के अनुबंध 3 में दी गई हैं के संबंध में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से कुछ प्रस्ताव शुल्क प्रतिलोमन समाप्त करने के लिए भी हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम करदाताओं जिनकी कुल बिक्री रुपए 2 करोड़ तक है के लिए अनुमानित आयकर योजना लागू की गई है। वर्तमान में उनकी कुल बिक्री के 8% को अनुमानित आय माना जाता है। मैं बिक्री जो नकदी भिन्न साधनों से की जाती है के संबंध में इसे 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ चालू वर्ष में किए गए लेन देनों पर भी लागू होगा। मैं कटौती राजस्व के साथ साथ पूंजी व्यय के रूप में अनुज्ञेय नकदी व्यय की सीमा 10,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह नकद दान की सीमा जो किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है 10,000 से घटाकर 2,000 की जा रही है। सरकार द्वारा काले धन के लिए गठित की गई विशेष जांच दल एसआईटी ने सुझाव दिया है कि 3 लाख रुपए से अधिक का कोई भी लेन देन नकदी में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। The special investigative team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh. सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में समुचित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मैं कैशलेस लेन देनों को बढ़ावा देने के लिए एमपीओएस हेतु मिनिएचर्ड पीओएस कार्ड रीडर माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड्स वर्जन 1.5.1 फिंगरप्रिंट रीडर्स, स्कैनर्स और आयरिश स्कैनर्स पर बीसीडी उत्पाद शुल्क, सेवी शुल्क और एसडी से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही मैं ऐसे साधनों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों पर छूट का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि इन साधनों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। मेरा अगला मुद्दा जो है वो चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता से संबंधित है। इसमें चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता आएगी। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक पार्टियां एक बहुपार्टी संसदीय लोकतंत्र के अनिवार्य अवयव हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी देश राजनीतिक पार्टियों के वित्त पोषण की पारदर्शी कार्य पद्धति विकसित करने में समर्थ नहीं हुआ है, जो कि निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव प्रणाली के लिए अनिवार्य है। व्यष्टियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में चंदा देने के लिए विगत में जन प्रतिनिधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करके एक प्रयास किया गया था। दाता और आदाता दोनों को कर के भुगतान में छूट प्रदान की गई थी यदि उनके लिखे पारदर्शी ढंग से रखे गए हों और सक्षम प्राधिकारियों को विवरणियां फाइल की गई हों। तदनुसार उन दाताओं की सूची अलग से तैयार करने की आवश्यकता है जिन्होंने किसी भी पार्टी को 20,000 अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान नकद या चेक से किया है। इन प्रावधानों को लागू करने की स्थिति में केवल मामूली रूप से सुधार हुआ है।
राजनीतिक पार्टियां अपनी अधिकांश निधि अज्ञात चंदे के जरिए प्राप्त कर रही हैं, जो नकद में दिखाई जाती है। इसलिए भारत में राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दाताओं ने भी चेक या अन्य पारदर्शी पद्धतियों द्वारा चंदा देने में अरुचि दिखाई है, क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर होती है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखता हूँ। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन में एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम 2000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकती है। will be 2000 from any one source.